अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से आपको जो है एक नई क्लास जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं। नए टॉपिक पे पूरा प्रॉपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दैट टॉपिक इज क्या? दैट इज रूरल डेवलपमेंट। काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी अराइज हो रहा है बोर्ड्स में और सीयूटी में। और सर याद रखिएगा इस बार सीयूटी में जो है आपके इंडियन इकोनॉमी भी आ रही है, तो इंडियन इकोनॉमी को इतना हल्के में नहीं लेना है क्लास। लैंड रिफॉर्म्स, गांव में आज भी ये समस्याएं हैं, जमींदारों के अंडर में आज भी किसान जो है छोटे मोटे किसान जाते हैं, काम करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे जो है कि उनको मारा पीटा भी जाता है, जो है उनसे उनको जो है कि जितना वो मेहनत करते हैं उसका जो है कि उनको पूरा प्रॉपर जो है कि रिम्यूनरेशन भी नहीं देते हैं लोग। जवान मूवी आई थी शाहरुख खान की, फेमस मूवी देखा होगा, उसमें जो है कि किसान जो है पेड़ों से लटक रहे थे, बेचारे फांसी लगा ले रहे थे, सुसाइड कर ले रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्ज हो चुका था। सर ये गरीबों को अटेंशन ही नहीं है। ये 1200 करोड़ रुपए जो लेके भाग जाएगा ना, उसको ये लोग प्रायोरिटी देंगे। लेकिन एक गरीब आदमी अगर पैसा मांगने गया, एक मार्जिनल फार्मर, पुअर और मार्जिनल फार्मर पैसा मांगने गया, तो ये कहेंगे तुम्हारी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है? इनका अगर अरबों रुपए ये लेके करोड़ों रुपए लेके भाग जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, ये बैंक्स बोलने नहीं जाएंगे। विच कम्युनिटी जो है इन्वॉल्व्स वाटर बॉडी एज ट्रीट्स वाटर बॉडी एज देयर मदर। कौन सी कम्युनिटी जो है अब पानी को जो है अपनी मां मानता है? दैट इज फिशिंग कम्युनिटी। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आया था, क्लियर है? याद रखिएगा इस चीज को। तो अब देखो हॉर्टिकल्चर में एक रिवॉल्यूशन आया था, ये रिवॉल्यूशन का नाम था सर गोल्डन रिवॉल्यूशन। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है। आईटी के आने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ा और जो है एडवांसमेंट भी बढ़ी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में वेरियस डाइवर्सिफिकेशंस भी आए। क्लियर है? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। तो सर आज फिर से क्लास एक नई टॉपिक नए चैप्टर के साथ हम आ गए हैं। मैं अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से आपको जो है एक नई क्लास जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं। नए टॉपिक पे पूरा प्रॉपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दैट टॉपिक इज क्या? दैट इज रूरल डेवलपमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी अराइज हो रहा है बोर्ड्स में और सीयूटी में। और सर याद रखिएगा इस बार सीयूटी में जो है आपके इंडियन इकोनॉमी भी आ रही है, तो इंडियन इकोनॉमी को इतना हल्के में नहीं लेना है क्लास। तो रूरल डेवलपमेंट एक्चुअल में देखो बच्चा, मैं कुछ नहीं बात करूंगा, मैं सिंपल एक बात करूंगा कि सर एक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बस मुझे इतना बता दीजिए। कब आप बोलते हो कि आप डेवलप हो रहे हो, मतलब समझना, सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज पे कंटिन्यू काम करें, किसी भी चीज पे अगर हम कंटिन्यूअस काम करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डेवलपमेंट। और हम किसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट। दैट मीन्स एक कंटिन्यूअस काम करना है, किसके लिए? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की लाइफ को जो है क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो हम एक कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव काम करते हैं, जो हम एक लगातार प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं, बाय द वे ऑफ क्या? एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करते हैं, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं, नए नए तरीके दिखाते हैं, नए नए इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनको पैसे की अवेलेबिलिटी, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी कराते हैं, उनको वेरियस अल्टरनेटिव्स दिखाते हैं, उनको तरीके समझाते हैं कि कैसे वो अपने उतनी ही लिमिटेड जगहों में, उतनी ही लिमिटेड जमीनों में कैसे वो अपने इनकम को डबल कर सकते हैं। ये सारी चीजों पे जब हम काम करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है क्या? रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। समझ में आया? सिंपल, एक कंटिन्यूअस काम, एक कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव वर्क टू इंप्रूव द क्या? रूरल लाइफ। रूरल लाइफ को, गांव की लाइफ को, ग्रामीण जगहों को इंप्रूव करने के लिए जो हमें कंटिन्यूअस काम करते हैं, दैट इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट। समझ में आया? सिंपल, अगर आपको डिफाइन करने को आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? तो सर अब क्या प्रोसेस हो सकता है रूरल डेवलपमेंट का, ये देखिएगा। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे जो है कि रूरल डेवलपमेंट किया जाए? सर इंपॉर्टेंट तो ये है, क्या करें कि रूरल डेवलप हो, रूरल एरियाज डेवलप हो? तो सर सबसे पहला काम, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। बहुत ध्यान से सुनना क्लास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। सर दो तरीके की रिसोर्सेस हमारी इकोनॉमी में,
एक फिजिकल रिसोर्सेज, एक जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज नेचुरल सारी चीजें होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स सर आप ह्यूमन को अगर डेवलप करेंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग जो गांव के रहने वाले लोग हैं, ऑल एंड ऑल इस चैप्टर में सिर्फ हम गांव की बात करेंगे क्लास, उसके अलावा कुछ भी नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि अगर हम रूरल एरियाज के लोगों को डेवलप करें, लाइक उनको एजुकेटेड करें, उनको जो है कि फीमेल्स को जो है एजुकेट करें, उनको नए नए तरीके सिखाएं, नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें, तो सर रूरल ह्यूमन रिसोर्सेज अगर वहाँ के एरिया के डेवलप हो गए, ऑटोमेटिकली उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सुधर जाएगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सकती है। बोलो समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? उनको जो है जो भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करें। सेकंड क्या है सर? सर दूसरा चीज है, दैट इज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती है रूरल एरियाज में, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डेवलपमेंट बड़ी जरूरी है इन रूरल एरियाज वालों को डेवलप करने के लिए। क्यों सर? आप देखिए ना प्रॉपर जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं उनके पास, ना प्रॉपर रोड्स उनके यहाँ होते हैं, ना प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है, ना प्रॉपर मार्केट की अवेलेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। वहाँ के जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, रोड्स अच्छे डेवलप कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को अगर हम डेवलप करते हैं तो भी ये जो है क्या हो सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तीसरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है सर, ये आपके लिए पुराना नाम नहीं है, रिफॉर्म्स। ये जो है देखिएगा, लैंड रिफॉर्म्स। गांव में आज भी ये समस्याएं हैं, जमींदारों के अंडर में आज भी किसान जो है, छोटे मोटे किसान जाते हैं, काम करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे जो है कि उनको मारा पीटा भी जाता है, जो है उनको जो है कि जितना वो मेहनत करते हैं उसका जो है कि उनको पूरा प्रॉपर जो है कि रिम्यूनरेशन भी नहीं देते हैं लोग। तो ये इन चीज़ों को, तो लैंड रिफॉर्म्स मतलब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म मतलब उनको अपनी खुद की ज़मीनें देनी है ताकि आउटपुट बढ़ जाए। मतलब वही याद है आपको, जब हम आपको 1950 टू 1990 वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, वहाँ पे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म्स लाए थे। उसमें उन्होंने बोला एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड, जो जिस जमीन पे खेती कर रहा है वो उसका मालिक है। यही चीज़ लैंड रिफॉर्म्स यहाँ गांव को डेवलप करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्लियर है? क्योंकि सबके पास अपनी ज़मीनें होनी चाहिए। और एक और कंडीशन ये है कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ये गांव की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। गांव के लोग जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दैट इज पॉवर्टी, गरीबी। वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम एक गांव की बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर ले, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ क्या है? टोटल 5। क्या? फूड, क्लोथ, शेल्टर, शेल्टर मतलब हाउस, हेल्थ, और लास्ट में एजुकेशन। ठीक है, इन 5 चीज़ों को अगर कोई बंदा फुलफिल कर लेता है तो वो गरीब नहीं कहलाता। गांव वाले लोग जो है, हमको लगता है कि 3 तक जा पाते हैं, चौथा पांचवा तो उनके अंडर में आ ही नहीं पाता, उतना उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर हम उनकी गरीबी दूर कर दें तो सर क्या होगा, कहीं ना कहीं उनकी जो है कि और डेवलपमेंट की जा सकती है। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यही तो बात कर रहे थे अभी हम कि सर अगर हम उनको दूसरे एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व कराइए, डेवलपमेंट वाली डेफिनेशन में मैं बता रहा था कि नहीं, अगर हम उनको अलग अलग एक्टिविटीज, क्योंकि सर देखिए गांव में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से। एक छोटी सी जमीन है, उसमें 10 लोग डिपेंड है। अब होगा क्या, होगा ये कि वहां पे एक बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट खड़ी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये भी आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। ये जो है क्या बोलता है, एक ऐसी बेरोजगारी जहां पे कम लोगों की जरूरत है, ज्यादा लोग खड़े पड़े हैं, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ज्यादा, इसलिए जो है कि लोगों को गरीब हो जा रहे हैं। तो वहां उनका कहना यह था कि कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज को डेवलप करें कि इस भीड़ में से कुछ लोगों को, लाइक ये इतनी बड़ी जमीन है, समझना जरा, इतनी बड़ी जमीन में जो है टोटल मान लो 8 लोग इन्वॉल्व हैं। तो सर ये 8 लोग इन्वॉल्व है, जबकि जरूरत सिर्फ और सिर्फ 4 की थी, ये 4 तो एक्स्ट्रा हो गए ना। इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है एक तरह से। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास रोजगार है, लेकिन एक्चुअल में वो बेरोजगार है। तो
लोगों का कहना यह है कि दूसरी एक्टिविटीज में इन चारों को दूसरी एक्टिविटीज में लगा दो। अब ये चारों जब उधर परफॉर्म हो जाएंगे तो इनकी भी इनकम बढ़ गई, इनकी भी इनकम बढ़ गई। तो ऐसे डेवलपमेंट किया जा सकता है रूरल एरियाज का। तो ये है प्रोसेस, कैसे कैसे रूरल एरियाज को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये तो हम बातें अभी बता रहे हैं कि क्या होता है रूरल डेवलपमेंट, समझ में आया। देन उसके बाद हमने प्रोसेस की कैसे हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ा जाए। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है सर, दैट इज रूरल क्रेडिट। क्या होता है समझिएगा क्लास। रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब क्या होता है? आसान भाषा में उधार। ठीक है, रूरल क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब, ध्यान से सुनना क्या होता है ये, इट इज यूज्ड, ध्यान से समझना, इट इज यूज्ड टू फुलफिल द गैप between crop sowing and crop हार्वेस्टिंग। बस ये देखो आसान सी डेफिनेशन मैंने तुम लोगों के लिए क्रिएट किया कि रूरल क्रेडिट, गांव वालों को उधार की जरूरत क्यों पड़ती है, एक खेती करने वाले बंदे को क्यों जरूरत पड़ती है उधार की। तो जरूरत पड़ती है कि जब वो कोई भी प्रोडक्ट लगाता है, कोई भी क्रॉप लगाता है, शोइंग का मतलब होता है लगाना, लगाने से लेके काटने, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना, लगाने से लेके उसको काटने तक के बीच के गैप में उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। क्यों? फर्टिलाइजर्स का पैसा चाहिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का पैसा चाहिए, उसको जो है कि इरिगेशन फैसिलिटी का पैसा देना है, दुनिया भर की चीज़ों का उसका खर्च गिर रहा है। तो उस खर्चे को कवर करने के लिए उसको पैसा चाहिए। उस पैसे को जो है कि ये यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग से लेके सोइंग के बीच का जो गैप होता है, उस गैप के बीच में जितने भी खर्चे हैं उसको कवर करने के लिए रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है फार्मर्स को। किसको? फार्मर्स को जरूरत पड़ती है रूरल क्रेडिट की। क्लियर है? आई बात समझ में। अब खेल शुरू होता है कि उनको तो सर यही है ना, फिर उसके बाद जब फसल काट लेंगे तो जो है कि पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि प्रॉब्लमेटिक भी तो है, हो सकता है फसल खराब हो जाए तो उनके ऊपर तो बर्डन हो जाता है ना, ओवर ड्यूज बढ़ने लगे कि नहीं बढ़े। एक कर्जा ले लिया, पता चले कि अच्छी फसल नहीं हुई तो पता चले कि वो भी चला गया, मतलब हमारा कर्जा भी लेना, अब दूसरा कर्जा लेंगे तो बर्डन बढ़ता चला गया कि नहीं बढ़ता चला गया। कहीं ना कहीं डेप्ट ट्रैप, क्या वर्ड, डेप्ट ट्रैप में फार्मर फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना। तो इसीलिए अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं इसके, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब ध्यान से सुनिएगा, रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेज हैं। चलिए सर, सबसे पहला दैट इज, अगर आप दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं सर, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ठीक है, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। चलिए सर, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब इसी को इनफॉर्मल सोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? इनफॉर्मल सोर्स मतलब जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, ये कोई रजिस्टर्ड फर्म्स नहीं होती हैं, मतलब ये बाहरी होते हैं। लाइक आप एग्जांपल में, बहुत बड़ा एग्जांपल, मनी लेंडर्स, साहूकार लोग, ठीक है, मनी लेंडर्स जो है पैसा देते हैं। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड्स, ये भी पैसा देते हैं लोगों को। उसके बाद बिग ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स भी पैसा देते हैं, ठीक है। कभी कभी फार्मर्स जो है अपने रिलेटिव से भी पैसा उठा लेते हैं कि भैया दे दो, बाद में दे देंगे, हाँ या ना। तो ये अलग अलग जो सोर्सेज हैं, देखो ये कोई वैलिड सोर्स नहीं है, हाँ या ना। यहाँ पे जो है कि फार्मर्स जो है फंस से जाते हैं, वो कर्जा ले तो लेते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जिसको इनफॉर्मल सोर्स कह सकते हो, पैसा ले तो लेते हैं बेचारे। अब उसमें क्या होता है कि उनको जो है कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो इनको जो है कि मनी लेंडर्स परेशान करते हैं, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई होता है, हाँ या ना। देन उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल, जिसको हम फॉर्मल सोर्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है सर? इसमें जो है कि आपके जितने भी बैंक्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक मतलब सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है उनकी बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए। देन उसके बाद आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक आते हैं,
ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, देन उसके बाद कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव, देन उसके बाद रीजनल आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक भी आ जाते हैं सर। उसके बाद देखिए सर एक बहुत बड़ा नाम है, दैट इज नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, नाबार्ड आ जाती है, हाँ या ना। देन उसके बाद सर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आ सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक नाम आप सुने होंगे, एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये अलग अलग सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट के। तो सर रूरल क्रेडिट क्या होता है समझ में आया, सोर्सेज क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो जिनका कोई भी रजिस्टर्ड फर्म्स नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बाहर के सोर्सेज हैं जो पैसा देती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनका काफ़ी हाई होता है, आई बात समझ में। देन ये सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको, बोलो ना। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल में कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक मतलब जो बैंक ये नॉर्मल जितने भी एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, जितने भी एचडीएफसी, जितने भी प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स है वो आ गई। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, आपको पता है कि लैंड से रिलेटेड डेवलपमेंट को से रिलेटेड पैसा ये लोग देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी पैसा देती हैं। आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक जिनको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं, वो भी पैसा देते हैं। नाबार्ड भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं। ये इतने जो हैं, ये इतने आपको जो है वो देते हैं। बट सर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की इतनी ही रीच होती, सिंपल समझिएगा, अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की इतनी ही रीच होती, इतनी ही अच्छाई होती, तो सर क्यों बेचारे किसान जो है सुसाइड करते। आप एक जवान मूवी आई थी शाहरुख खान की, फेमस मूवी देखा होगा, उसमें जो है कि किसान जो है पेड़ों से लटक रहे थे, बेचारे फांसी लगा ले रहे थे, सुसाइड कर ले रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्ज हो चुका था। बात समझ में आया? वो कर्ज क्यों बढ़ता है बेटा, बस यहाँ याद रखिएगा, सोइंग के टाइम पे पैसा लिया, हार्वेस्टिंग के टाइम में फसल खराब हो गई, नेचुरल कैलामिटी। देखो एग्रीकल्चर बहुत रिस्की बिजनेस माना जाता है, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रिस्की बिजनेस है। ये क्यों इतना बड़ा रिस्की बिजनेस होता है? क्योंकि सर ये टोटल और टोटल नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। मान लो हार्वेस्टिंग के टाइम में भयंकर बारिश हो गई या बाढ़ था, कुछ भी आ गई ऐसी, तो खत्म हो गई फसल उसकी, तो वो तो डूब गया ना उसका बेचारे का पूरा पैसा, तो उसके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है। इस वजह से वो बेचारा परेशान। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो है कि सबसे बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं कि इनके जो है सही से काम वर्क ना होने की वजह से इनका मनोबल बढ़ जाता है। मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड, इनका जो है कि हिसाब किताब बढ़ सा जा रहा है। समझ में आया? तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहला देखो इनका क्या ड्रॉबैक हो सकता है, किसका ड्रॉबैक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका क्या हो सकता है, बोलिए, बता सकते हो कोई लोग? सर इनसफिशियंसी, पहला ही। ये इतने अवेलेबल है ही नहीं, इनकी एरिया कवरेज है ही नहीं। मतलब एक जगह एक ठो बैंक है गांव में, तो आसपास के 10 किलोमीटर का रेडियस, 5 किलोमीटर के रेडियस में है ही नहीं। तो कितना बर्दाश्त करेगा एक ही बैंक, इतनी भीड़ को कैसे कवर कर पाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? तो इनसफिशिएंट हम पैसा है, और दूसरा जो है ना कि जितना पैसा हमें चाहिए उतना पैसा ही नहीं है प्रोवाइड कर पाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? जितनी डिमांड है ना उतनी सप्लाई नहीं है। जितना पैसों की डिमांड है, रूरल क्रेडिट की डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं है। तो जब उतना सप्लाई नहीं दे पाओगे, नहीं मिलेगा लोगों को, तो ये फार्मर मजबूरन इधर शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल शिफ्ट होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? फिर उसके बाद दूसरा देखो, वही बोला ना, इनएडिक्वेट एरिया ऑफ कवरेज। हम प्रॉपर कवर ही नहीं कर पा रहे हैं एरिया। वही बोला ना, 5 किलोमीटर के दायरे में है ही नहीं हम। एक तो बैंक है, उसके अलावा है ही नहीं। उसके बाद इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेंशन। पैसा ही मान लो हमें 1000 रुपए की डिमांड है ना,
10,000 की डिमांड है फॉर एग्जाम्पल, समझना, ये हमें 6,000 दे रहे हैं, भैया हमको चाहिए 10,000, तुम हमको दे रहे हो 6,000, 4,000 हम कहाँ से लाएंगे? तो फिर 4,000 जब इन्हीं से लेना है तो भैया हम तुम्हारे पास आए ही क्यों? सिंपल। तो हम इन्हीं से ना ले ले, पता चले कि इसके पास आए 4,000 मांगने तो कहेगा जाओ जिसके पास गए थे उसी से मांग लो ना, तो पता चले हम तो ना घर के हुए ना घाट के हुए। बोलो समझ में आया कि नहीं? ना हम घर के हुए ना घाट के हुए। तो वही वो बोला कि जब अमाउंट ही सही पूरा नहीं दे, हमको जरूरत 10,000 की है, तुम दे रहे हो हमको 6,000 रुपया, तो हम क्या करेंगे? आधा खेत बोएंगे, आधा खेत छोड़ देंगे, जाओ चलो भैया आधा खेत जाने तो पैसा नहीं है हमारे पास। पॉसिबल है नहीं? तो ये चीज है, समझिएगा। देन उसके बाद सर क्या है, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज लेस अटेंशन। सर ये गरीबों को अटेंशन ही नहीं है। ये 1,200 करोड़ रुपए जो लेके भाग जाएगा ना, उसको ये लोग प्रायोरिटी देंगे। लेकिन एक गरीब आदमी अगर पैसा मांगने गया, एक मार्जिनल फार्मर, पुअर और मार्जिनल फार्मर पैसा मांगने गया, तो ये कहेंगे तुम्हारी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है? इनका अगर अरबों रुपया ये लेके, करोड़ों रुपया लेके भाग जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। ये बैंक्स बोलने नहीं जाएंगे कि अरे मेरा पैसा मेरा पैसा। मैं सीधी गाली दे रहा हूं इस टाइम, क्योंकि रूरल एरियाज में है ये प्रॉब्लम। ये अगर एक गरीब फार्मर ना, एक जो है कि गरीब आदमी चला जाए ना, एक फार्मर, थोड़ा सा कपड़े उपड़े उसके गंदे हो ना, अगर वो चला जाए तो समझिएगा ये लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे गिरे नजरों से देखेंगे, जैसे लगेगा कहां से वो बेचारा बहुत बड़ा पाप करके आया है। जबकि उसको, इनको पता होना चाहिए ये उसी का पैसा खा रहे हैं, उन्हीं की वजह से इनको सैलरी मिल रही है, वरना बैंक नहीं होती तो क्या ये कहां से पाते? पॉसिबल है नहीं। तो यही है, बैंक्स अटेंशन कम देते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है, इनको डर लगा रहता है, पता नहीं पैसा डूब जाएगा, जो है हो सकता है सरकार इनका पैसा माफ कर दे, दुनिया। क्यों भाई? सपोर्ट करो। एक गरीब आदमी अगर, याद रखिएगा सर, एक गरीब आदमी अगर कर्जा लेता है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा बर्डन होता है ईएमआई, पैसा देना है। वो कोशिश कर डालता है, वो मजबूर है इसलिए नहीं पे कर पा रहा है, याद रखिएगा, वरना वो सबसे पहले कर्जा पे करने के लिए वो होता है, याद रखना। वो सर सबसे बड़ी बात, उसके अंदर स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है, उसको अपनी इज्जत, जो वर्ड होती है ना, इज्जत बहुत प्यारी चीज होती है। जो 1,200 करोड़ लेके गया उसको अपनी इज्जत नहीं प्यारी होती है, उसको तो पता है छोड़ो हटाओ, क्या कर लेगा मेरा, कर लो। क्यों? विजय माल्या का कुछ कर पा रहे हैं हम? सामने आता है लाइव मैच में आता है, कुछ कर पाए? कुछ एसबीआई कुछ कर पा रही है? कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तो वही चीज है कि अमीरों को, भैया अरे आप सर आप ही के लिए है, मैनेजर उनके घर जाता है, आप ही के लिए है, बाकी एक गरीब फार्मर को कोई अटेंशन नहीं है, तो कहां वो जाएगा दोबारा? बोलो। और अगला है ग्रोइंग ओवरड्यूज। जाहिर सी बात है, इस वजह से बैंक जो है पैसा नहीं दे रही है कि भैया इनका ओवरड्यू बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया? इसके ये इतना ड्रॉबैक की वजह से ये फार्मर्स जो है इंस्टीट्यूशनल से शिफ्ट होकर किधर आ जाते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का? चलो अब एक बात बताओ, इसको सुधारा कैसे जा सकता है? समझो जरा, इसको सुधारा भी तो जा सकता है। बैंक अपने काम को सुधार दे। पहला काम क्या कर सकते हैं बैंक? फार्मर्स के अंदर सेविंग की टेंडेंसी ले आए, फार्मर्स को सेविंग के तरीके बताएं कि भैया तुम कैसे पैसा बचा सकते हो, सेव करने की टेंडेंसी लाओ, अपना पैसा बचाओ, बचाओगे तो आगे तुमको फ्यूचर में काम देगा। फार्मर सर पहले ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ये बैंक जो है सपोर्टर बने तो अपना रोल तो चेंज करें, सपोर्ट करें उनको समझाएं आप कैसे पैसा बचा सकते हो, आप कैसे क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें अगर उनको बताओ। आज देखिए ना बैंकिंग सेक्टर में एग्रीकल्चरल ऑफिसर की भी पोस्ट आती है, इसी चीज के लिए तो आ रही है। और जो है दूसरा ये है, उनको टेक्निक बताओ कि कैसे हम इनकम बढ़ा सकते हैं अपनी, आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ ले शिफ्ट करो कि चलो भैया एक ही खेत में एक ही टाइम में 2 चीजों की खेती करो, तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी। तरीके उनको बताइए, उनकी इनकम बढ़ाओगे वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी मदद को लेंगे। भाई बात समझ में आया कि नहीं? कैसे जो है कि उनको सेविंग का तरीका बताना है,
कैसे जो है उनकी इनकम बढ़ाने का तरीका, मदद तो करो। ये तो खाली तुम काम अपना कर रहे हो तो मदद करो उनकी, उनको समझाओ। जैसे अमीरों को समझाते हो सर यहां नहीं यहां पैसा लगाइए इनकम आपकी बढ़ेगी, वैसे ही उनको भी समझाओ, समझा के देखो। जैसे ही समझा के देखो, देखो बेचारे मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। उनकी इनकम बढ़ाने की कोशिश तो करें हम। समझ में आया? तो ये बैंक ये चीज कर सकती है, अपना 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 फीडबैक सही करने के लिए ये काम कर सकती है बैंक, ये याद रखिएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चा, तो देखो हम लोग अपनी अगली टॉपिक पे, जो कि क्या है, दैट इज सर रूरल मार्केटिंग क्या होता है, या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ज्यादा बेटर ये है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? सर देखो बच्चा, आप लोग ना क्या करते हो, गलतियां कहां करते हो? गलतियां ये करते हो कि मार्केटिंग को तुम प्लेस लिख देते हो। क्या लिख देते हो? प्लेस। गलत वही हो गया, मार्केट प्लेस होता है, मार्केटिंग प्लेस नहीं होता है। समझ में आया? अभी जस्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे, रूरल बैंकिंग बात कर रहे थे कि रूरल बैंकिंग का क्या अप्रेजल्स था, ये सारी चीजों पे बात कर रहे थे। अब देखो ये चीज जो है वो अलग है, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है। समझ में आना? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्चुअल में इट इज अ प्रोसेस। समझना, इट इज अ प्रोसेस। बस ये चीज याद रखो बच्चा, इट इज नॉट अ प्लेस, जगह नहीं, एक प्रोसेस है जो किस चीज से रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू क्या? प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग। समझ रहे हो? ये देख रहे हो क्या क्या मैं लिख रहा हूं, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी आ सकता है। आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, देन उसके बाद आपका आ सकता है क्या, स्टोरेज आ सकता है। किसका? ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बस देखो कितना आसान है, एक तरह से बिजनेस की कुछ चीजें लिखनी है। क्या आप मार्केटिंग पढ़ते हो जो है बिजनेस में, बस वही चीज लिखनी है कि क्या करना है। एक प्रोसेस है जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है तो जाहिर सी बात है कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे सर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आएंगे। जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का क्या होता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ग्रेडिंग किया जाता है, देन उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें इसमें, पैकेजिंग किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो होता है एक्चुअल में एक तरह से समझ लो कि जो फार्मर्स होते हैं ना, एग्रीकल्चरल फार्मर, उनके लिए एक बैकबोन साबित होता है। उनके प्रोडक्ट को जो है बेचने का एक बहुत बड़ा सोर्स साबित होता है। अगर ये ना रहे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आ जाती है, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, बड़े जो है कि इंटरमीडियरीज कह सकते हो, जो है ये लोग जो है कि मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। आप देखे होंगे सब्जी, नॉर्मल से सब्जी मार्केट में जाके देखो, सब्जी मंडी में जाके देखो, सिर्फ क्या होता है, फार्मर अपना खुद का प्रोडक्ट का दाम नहीं लगा पाता है, उसका दाम, उसके प्रोडक्ट का दाम कोई और लगा रहा है। तो वही चीज, इन चीजों से बचाने के लिए जो है फार्मर्स को ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बड़ा बेनिफिशियल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब जैसे वही है, क्यों एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कम फार्मर्स को एक तरह से देखो फॉल्स प्राइस से बचा लेता है। फॉल्स प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट में चल रहा है, देखो एक बात याद रखना बच्चा, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, इनको अपना यूनियन बनाने में देर नहीं लगता। समझ में आया? ये जो है तुरंत से जुट जाते हैं, तुरंत अपना यूनियन, ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। और करते क्या है, ये मैनिपुलेट करते हैं किसको, ये मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। कैसे? ये पहले ही आपस में दाम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना दाम रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करना। अब ये मार्केट में जाएगा, अगर मार्केट में 10 रुपए भी बिक रहा है तो ये रेट लगाएगा कितना भाई, 5 रुपया। कितना लगाएगा? 5 रुपया। अब 4 ट्रेडर, 5 ट्रेडर अगर सेम अमाउंट लगा रहे हैं, सेम प्राइस लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि फार्मर्स को मजबूर होना पड़ जाता है इसी तरह रेट पे बेचने को। ये है फॉल्स प्राइसिंग।
अगर फार्मर्स को ये इंफॉर्मेशन होती तो क्या ऐसा हो पाता उनके साथ, क्या ऐसा इतना बड़ा ब्लंडर हो पाता, क्या उसको उनको कोई मैनिपुलेट कर पाता? एक सोचिए, एक गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज को आप बेवकूफ बना सकते हो, वो अपना रेट, क्योंकि वो पूरे मार्केट की इंफॉर्मेशन लेके रखी हुई है, लेकिन फार्मर्स के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो भी नहीं पता, मार्केट की डिमांड क्या है वो भी नहीं पता, मार्केट की सप्लाई क्या है वो भी नहीं, कुछ नहीं पता उनको। तो इस वजह से उनको साथ ये धोखाधड़ी हो सकती है कि नहीं, फॉल्स जो है प्राइस की, फॉल्स प्राइस के साथ साथ कभी कभी फॉल्स वेट भी होता है भैया, उनको गलत वजन दिया जाता है। आप देखिएगा कभी जाके, जब बल्क में कोई चीज लेता है तो 1-2 किलो वैसे ही एक्स्ट्रा चला जाता है बेचारों का। तो ये जो है, इसमें कौन मदद करेगा इनको? ये लोग मदद करेंगे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाले मदद करेंगे। अब दूसरा ये भी देखो, फॉल्स प्राइस, फॉल्स वेट तो से तो बचाया, स्टोरेज से बचाया। अगर मान लो आज नहीं बिका, सही रेट नहीं मिल रहा है, और फार्मर्स के पास सर क्या होता है, फार्मर्स की मजबूरी होती है बेच के जाना। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, तो उनके दिमाग में एक बात होता है, भाई बर्बाद करने से अच्छा, खराब करने से अच्छा जो मिल रहा है वही मिल जाए। बोलो हाँ या ना, बात समझ रहे हो? बिकॉज आपको मैंने बता दिया है कि एग्रीकल्चरल सबसे बड़ा रिस्की बिजनेस होता है, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल गुड्स। मैक्सिमम जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब पेरिशेबल गुड्स में आते हैं, जो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे। तो वहां पे जो है कि मैनिपुलेट ये लोग करने लगते हैं, इनको पता है फार्मर मजबूर है, फार्मर के पास उतनी स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं। जब उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो वो क्या करेगा? वो बेच के ही भागेगा। इसलिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन फार्मर्स को क्या करती है? स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अब सर इससे क्या होगा कि ये बात स्टोरेज करके आज रख लिया, दाम सही नहीं मिला, आज रख लिया स्टोर करके, बाद में जब दाम सही मिला, अच्छे दाम मिलने लगे तो बेच दिया। ये भी अच्छी एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का एक मेरिट हम कह सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ये सारी चीजें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग करता है फार्मर्स के लिए। समझ में आया? पहले मैंने बताया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, उनके बेनिफिट्स बताए। फार्मर्स को फॉल्स प्राइस से बचाता है, फार्मर्स को फॉल्स वेट से बचाता है, फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा कि जो है कि उनको सही प्राइस मिल सके इन फ्यूचर। ये सारी चीजों से बचा रहा है आपको कौन? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है। अब सर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ध्यान से सुनना आप। सर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट मेजर्स, सर सरकार जो है इसको और इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकती है? याद रखिएगा, गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले सकती है ये समझिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट पहला मेजर तो ये ले सकती है ना, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट, सर सरकार रेगुलेटेड मार्केट यूज कर सकती है कि नहीं? अब इससे क्या होगा, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होंगे। रेगुलेटेड मार्केट मतलब हर एक चीज एकदम से ट्रांसपेरेंट होंगी। फार्मर्स को जो है, मान लो अगर मैं ये बात बोलूं, एक मार्केट में जो है ऐसा डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया जाए, फॉर एग्जांपल समझिए, एक ऐसा डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया जिसपे गवर्नमेंट का रेट दिखा दे कि आज का ये रेट चल रहा है, तो सर इससे मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी फार्मर्स को? हाँ या ना? इससे ट्रेडर्स जो है इनको मैनिपुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसकी बेनिफिट किसको मिलेगी? फार्मर्स को मिलेगी कि नहीं? तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि रेगुलेटेड मार्केट ओपन कर सकती है, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट, फार्मर, ट्रेडर सबका फायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मर्स का फायदा, ट्रेडर्स का भी फायदा, उनको भी फेयर प्राइस मिल रहा है, फार्मर्स का भी फायदा, उनको भी फेयर प्राइस मिल रहा है, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट हो रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? चलो अगला क्या है? इंप्रूव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर गवर्नमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकती है कि नहीं? लाइक स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ा दे, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ा दे। अगर आपको नहीं लगता कि एक गांव में, हर गांव में अगर गवर्नमेंट एक स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे तो शायद फार्मर्स को बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। तो सर ये चीज हो सकती है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ा दे, रोड फैसिलिटी सही कर दे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सही कर दे, देन उसके बाद जो है कि जैसे डिमांड रेलवेज की फैसिलिटी सुधार दे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुधार सकती है। समझ में आया? ये चीज कर सकती है। तीसरा जो है क्या कर सकती है गवर्नमेंट जो है कि दैट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग बना सकती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब, सर कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब होता है कि सारे फार्मर्स मिलके अपना प्रोडक्ट बेचे
और एक ही जगह बेचें। क्या करें? एक ही जगह अपने प्रोडक्ट को बेचें। तो इससे कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी बहुत बड़ा नाम निकल के आया बाद में। ज्यादातर ये देखो पंजाब, हरियाणा, गुजरात साइड में ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? देन उसके बाद कुछ सपोर्टिव पॉलिसीज भी बना सकती हैं। सपोर्टिव पॉलिसीज का मतलब देखो, इसमें 3 नाम हम बना सकते हैं। एक एमएसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत सरकार जो है क्या कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम एक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस फिक्स कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट बिकेगा इसके ऊपर बिकेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स के लिए करती है ताकि फार्मर्स को मैनिपुलेट ना किया जा सके। क्लियर है? किसी भी जो है कि क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले गवर्नमेंट एमएसपी रिलीज करती है कि इस चीज का एमएसपी इतना रहेगा, इस चीज की एमएसपी इतनी रहेगी, मिनिमम प्राइस इतना रहेगा, इससे नीचे कोई भी बेचेगा नहीं और कोई भी खरीद नहीं सकता। अगर पकड़ा गया तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस लिया जाएगा। ठीक है? अगला काम करती है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बफर स्टॉक क्रिएट करती है। कैसे बफर स्टॉक क्रिएट करती है? पीडीएस के थ्रू। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुना है? एफसीआई के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जो है फार्मर्स से जो है कि प्रोडक्ट्स खरीदती है, लाइक वीट खरीदती है, राइस खरीदती है, ये सारी चीजें खरीदती है। और क्या करती है जो है अपने पास स्टॉक के तौर पे रखती है कि इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो हम यहीं से यूज कर लेंगे। बात समझ में आया? पक्का? क्लियर है? और तीसरा नाम क्या हो सकता है सर? तीसरा नाम जो है कि आप बहुत बड़ा नाम क्रिएट कर सकते हो, दैट इज पीडीएस। क्या? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप सुने होंगे राशन की शॉप सुने हैं? इसमें क्या है कि जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गेहूं चावल खरीदती है किससे? फार्मर से। वो क्या करती है, वो जो है पीडीएस के थ्रू क्या करती है, ले जाती है, गवर्नमेंट पब्लिक को बांट देती है। अब पब्लिक को बांटने का मतलब क्या होता है कि एक तरह से क्या हुआ, फ्री में राशन बांट रही है जितने जरूरतमंद लोग हैं उनको। तो सर ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है अपनी सपोर्टिव पॉलिसी से। किसको सही करने के लिए? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को सही करने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का? चलो अगला नाम देखना। ये जो नाम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है? ठीक है सर, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब होता है चेंजेस ले आना। क्या ले आना? चेंजेस ले आना। अब डाइवर्सिफिकेशन किन चीजों में हुआ था? एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था। किस में हुआ था सर? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहां पे हम लिखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब सर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अगर आप समझ गए ना तो आधा काम आपका खत्म। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस ले आना। क्या ले आना? चेंजेस। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो है कैसे चेंजेस ले आ सकते हैं? तो सर सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, और दूसरा है शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज। समझा? देखो दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस ले आना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। कैसे ले आ सकते हैं? पहला चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, हम अपने काम करने का जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने का तरीका बदल दें। और दूसरा जो है हम शिफ्ट कर दें वर्कफोर्स को, मतलब पूरी वर्कफोर्स उठा के एग्रीकल्चर से उठा के उसको किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना। मतलब अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलग अलग दूसरी एक्टिविटीज हैं उनमें जो है कि ये जाएगा, इन्वॉल्व करा देना। समझ में आया? मतलब सीधे सीधे बोले तो फार्म एक्टिविटीज से, ध्यान से समझना, फार्म एक्टिविटीज से शिफ्ट कर दो कहां पे?
नॉन फार्म एक्टिविटीज पे, किस में शिफ्ट कर दो, नॉन फार्म एक्टिविटीज में, ये याद रखना। इसी को बोलते हैं क्या, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स। फार्म एक्टिविटीज मतलब खेती होती से रिलेटेड थे, उनको हटा दिया, फार्मिंग से हटा दिया, अब किधर कर दिया, नॉन फार्म एक्टिविटीज को, मतलब नॉन फार्मिंग की तरफ। और चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि स्टाइल को चेंज करना। क्या चेंज करना, स्टाइल चेंज करना। स्टाइल मतलब सर नए कपड़े नहीं पहनने की बात हो रही है, पैटर्न क्रॉप का स्टाइल, मतलब अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप उगा रहे थे, जो है कि उसमें चेंजेस ले आए, मल्टीपल क्रॉपिंग ले आए, एक ही साथ दो दो खेतियां करें। उसके बाद हो सकता है सर हम जो है कि फूड क्रॉप, ध्यान से सुनिएगा, फूड क्रॉप की जगह पे क्या यूज करें, कैश क्रॉप उगाना शुरू कर सकते हैं। फूड क्रॉप मतलब व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। कैश क्रॉप मतलब कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीजों पे हम शिफ्ट हो सकते हैं अगर अच्छा खासा पैसा है, अगर इनमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो हम इधर शिफ्ट होते हैं फूड क्रॉप से कैश क्रॉप। दैट इज चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। और वर्कफोर्स का शिफ्ट होना का मतलब पूरे के पूरे जितने लोग हैं उनको हटा दो एक एक्टिविटी से, मतलब जिसमें वो इन्वॉल्व है वहां पे ना रहे, वहां से हटके दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा दो, मतलब फार्मिंग से नॉन फार्मिंग की तरफ कर दो। दैट इज नोन एज शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स। देखो समझ में आया बच्चा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, बोलो, चलो। तो बच्चा ये देखो चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न तो आपको समझ में आ गया। वर्कफोर्स में कैसे शिफ्टिंग आता है, वर्कफोर्स में शिफ्टिंग को देखिए क्या होता है कि आपका चेंज इन, या ऐसे लिखो, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स। सिर्फ वर्कफोर्स कैसे शिफ्ट होती है और कहां कहां होते हैं, सबसे पहला इसमें कहां हम शिफ्ट करा सकते हैं सर, सबसे पहला है दैट इज, मान लो पहला चलो कैटल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है सर। एनिमल हस्बेंड्री मतलब सिंपल समझिए लाइव स्टॉक फार्मिंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग। दैट मीन्स हम जानवरों की जो वो करते हैं, जानवरों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज लाइक जो है हॉर्सेस है, लाइक शिप्स है, भेड़ है, बकरियां हैं, ये सारी चीजें जितने भी है ना, इनसे रिलेटेड जो लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करते हैं, मुर्गी पालन हो गया सर, हेन प्रोडक्शन, ये सब जितने भी चीजें से रिलेटेड है ना, ये आता है किसमें सर, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। किसमें आता है बच्चा, एनिमल हस्बेंड्री में। मतलब इसको बोल सकते हो ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, याद रखना इस चीज को। अब इसमें कौन कौन आ सकते हैं, एग्जाम्पल में शीप्स आ सकती हैं, हॉर्सेस आ सकते हैं, ठीक है, गोट फार्मिंग भी होती है, हैन भी आ जाएंगे, ठीक है, आप जो है कि काऊ बफेलो के भी ले सकते हो। मतलब बहुत ऐसे कौन सी चीजें हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, फार्मिंग से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड जो लाइव स्टॉक, जो जिंदा जानवरों की खेती, आप डक ले सकते हो। देखो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, डक फार्मिंग जो है। ये सब जितने भी चीजें हैं इन सबको लेके आप जो है क्या कर सकते हो बच्चा, एक तरह से अब देखो क्या हो रहा है, एक तरह से ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स भी है। किसका, एम्प्लॉयमेंट का बहुत तगड़ा सोर्स है। कैसे, पहले वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था और एग्रीकल्चर में क्रिएट कर रहा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, अब जो है कि हम कुछ लोगों को हटा दें, हम कुछ लोगों को ले आए कि चलो भैया तुम्हें अब जानवरों की खेती का पालन करो, जो है जानवरों को रखो। अब इससे क्या हुआ कि
कुछ लोग पहले तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुए तो उधर वाली भी इनकम बढ़ गई और इधर भी इनकम बढ़ गई, इधर भी। अब ये लोग क्या करेंगे, अगर बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो सर इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे कि नहीं जनरेट करेंगे? बिल्कुल जनरेट करेंगे। अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन की भी कर सकते हैं, आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कुछ लोगों के लिए जो इनसे अब शिप्स प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सर क्या हो रहा है वहाँ पे जो है कि जो है वुल प्रोडक्शन हो रही है, हॉर्सेस से भी सर वो काम कर रहे हैं। गोट प्रोडक्शन आपको पता ही है मीट में कितना बड़ा सप्लायर इंडिया है। देखिए सर इन चीज़ों पे नहीं जाना है कि क्यों, अरे ये क्यों करते हैं वो क्यों करते हैं। हमें इन चीज़ों पे जाना है कि सर यहाँ पे जो है हमें काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अब देखो अगला एक्टिविटी क्या हो सकता है। अगली एक्टिविटी हो सकती है बच्चा डेयरिंग। ठीक है, डेयरिंग सर एक्चुअल में डेयरिंग का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मिल्क प्रोडक्शन। सर समझिएगा, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है बात। दैट मींस यहां पे जो है कि हम डेयरिंग में लगा सकते हैं, लाइक जो है कि लोगों को दूध पालन में लगा जो है कि कैसे वहां पे जो है कि मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। मिल्क की प्रोडक्शन में सर एक बहुत बड़ा नाम आया था, दैट वाज ऑपरेशन फ्लड। याद रखिएगा इस नाम को, ऑपरेशन फ्लड। क्लियर है? ये ऑपरेशन फ्लड का मतलब मिल्क से रिलेटेड था। और यहां ध्यान से सुनना बच्चे, इसी को जो है क्या बोला गया? व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला गया। क्या बोला गया? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक, ये कौन ले आया था? सर वर्गीश कुरियन। वर्गीश कुरियन, इन्होंने जो है सेटअप कराया था एनडीडीबी। क्या सेटअप कराया था? एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का इनॉग्रेशन करवाया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ये चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ये चेयरमैन भी हुआ करते थे। और इन्होंने सर क्या किया था? इन्होंने जो है कि ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आया कब था? इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब देखो खेल, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्शन के लिए जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कदम उठाया, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पे जो है कि समझना सर, इंडिया जो है अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसका? ऑफ मिल्क। कौन? इंडिया। आपकी सबसे ज्यादा दूध जो है प्रोड्यूस होता है कहाँ? इंडिया में। तो देखिए सर, डेयरिंग एक बहुत बड़ा क्या होता है, आप बाहरी सेक्टर गाँव में देखिए सबसे बड़ा एक सोर्स है। लोग क्या करते हैं, 2-4 जानवर रख लिए, तो गाय रख लिया या भैंस रख लिया, चलो, और जो है क्या कर रहे हैं? मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। वहां से सर क्या हो रहा है? उनके एक साइड इनकम जनरेट हो रही है। अब कोई कोई तो देखो इसी को अपना बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बना के रखा हुआ है। तो इनकम का सोर्स बना के रखा हुआ है, तो इसीलिए इसमें एक 1970 के टाइम में जब नेशनलाइजेशन ऑफ, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जब नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स हो रहा था, मतलब बैंकों का नेशनलाइजेशन, सरकारी हो रहे थे बैंक, उसी टाइम में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक टर्म आया जो किसके लिए था? जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन के भी नाम से, सर दूध का कलर व्हाइट, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना। इस कैसे आप याद रखेंगे? क्योंकि देखिए सर, एग के लिए भी एक रिवॉल्यूशन आई थी। ठीक है, और एग के लिए जो रिवॉल्यूशन आई थी वो आई थी सिल्वर रिवॉल्यूशन। क्या आई थी? सिल्वर रिवॉल्यूशन। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जो है दूध भी सफेद है, अंडा भी सफेद है, तो लगा दिए व्हाइट रिवॉल्यूशन में किसको? एग को। तो सर वो गलत हो जाएगा आपका, याद रखिएगा इस चीज को। तो इसीलिए कहा गया ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला गया। और ये वर्गीश कुरियन जो है नाम था उनका, जो है जो इसको इसके पीछे एक तरह से पूरे हेड माने जाते हैं। इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इतना बड़ा आयाम साबित हुआ, इतना बड़ा टॉप प्रोड्यूसर हुआ इंडिया मिल्क का, उसके पीछे ये पर्सन जो है बहुत बड़ा नामी आदमी। चेयरपर्सन क्या चेयरमैन थे? किसके? एनडीडीबी के। एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ था? 1970 में। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है कौन? इंडिया।
और मैक्सिमम जानते हो प्रोडक्शन कहाँ होती है, किस साइड में? गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, यूपी, इन सब जो नॉर्दर्न स्टेट्स है। कहाँ नॉर्दर्न है? कुछ एक आध दो सदर्न स्टेट है, वरना नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा होते हैं। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत बच्चा? पक्का? सही है। चलो अब देखो तीसरा का क्या नाम आया? तीसरा नाम आया फिशरीज। सर फिशरीज भी मछली पालन लोगों को किस में इन्वॉल्व कराइए? एग्रीकल्चर से हटा के जो है फिश प्रोडक्शन में। किस में है? फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। याद रखिएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि विच कम्युनिटी, ध्यान से सुनना, बोला विच कम्युनिटी जो है ये कि हाँ यही था, सॉरी, विच कम्युनिटी जो है इन्वॉल्व्स वाटर बॉडी एज ट्रीट्स वाटर बॉडी एज देयर मदर। कौन सी कम्युनिटी जो है अब पानी को जो है अपनी माँ मानता है? दैट इज फिशिंग कम्युनिटी। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आया था, क्लियर है? याद रखिएगा इस चीज को। तो ये जो है कि फिशिंग कम्युनिटी वाटर बॉडी को अपनी माँ मानता है, मतलब कि एक तरह से पूजता है इनको। क्यों? क्योंकि भैया ये मानता है कि हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, हम जो है कि जाते हैं समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं, चले आते हैं। मतलब ऑल एंड ऑल हर चीज नेचर पे डिपेंड है, हर चीज उस पानी पे डिपेंड है, हम कुछ नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है ना कि ठीक है मछली पालन हम भी कर रहे हैं, चलो भैया तालाब वलाब में जो है कि मछलियां वो करके उनको चारा वारा दे रहे हैं, चलो वो अलग चीज है। फिशिंग कम्युनिटी मतलब अब जो ओशंस में समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक? वहां पे जो है कि वो मेन सप्लायर होते हैं। समझ में आया? तो उनका कहना यह है कि वो वाटर बॉडी को अपनी मदर मानते हैं, क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। यहां पे जो रिवॉल्यूशन आई थी दैट इज आई थी ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या आया था? ब्लू रिवॉल्यूशन। इस बात को याद रखिएगा। कैसे याद करोगे? पानी का कलर क्या होता है सर? पानी का कलर जो है कि सिंपल ब्लू। तो सर ऐसे आप याद कर सकते हो कि क्या क्या कौन सी रिवॉल्यूशन आई थी? ब्लू रिवॉल्यूशन। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन यहां पे इनके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे और आज भी हैं। इनके चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज सर अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनके एरिया में सर जो है कि बहुत बड़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, कम लोग में ज़्यादा भीड़ मची पड़ी है। समझ में आया? दूसरी चीज़ ये है लो लिटरेसी, पढ़े लिखे एकदम से ना के बराबर है। तीसरा जो है क्या हो सकता है? तीसरा जो है हो सकता है कि पॉवर्टी, ये गरीबी से काफ़ी जूझ रहे होते हैं, इनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है? और उसके बाद नो के बजाय आप लो लिखिए, ज़्यादा बेटर है। लो मूवमेंट ऑफ लेबर की बहुत मूवमेंट नहीं हो सकती क्योंकि आप कहीं भी इधर उधर कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। उसके बाद एक तरह से और क्या हो सकता है इनके साथ जो है, हाँ, इनडेप्टनेस, ये कर्ज में हमेशा फंसे हुए मिलेंगे आपको। ज़्यादातर ये फिशरीज प्रोडक्शन में ये जो है कि बहुत जो है उनके लिए चैलेंज होता है। क्यों ये चैलेंज इसलिए होता है ना, क्योंकि इनके साथ बहुत कंडीशनल बात आ जाती है। ये जो है याद रखना बेटा कि ये वाटर बॉडी को, ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, वाटर बॉडी को ये अपनी मदर मानते हैं, याद रखना। क्लियर है? ये पहली चीज। दूसरी चीज, फिशिंग से रिलेटेड कौन सी रिवॉल्यूशन आई थी? तो ब्लू रिवॉल्यूशन आई थी, ठीक है? और आपके तीसरा सवाल पूछ सकता है, पहला तो फिशरीज आप बता सकते हो कि हाँ फिश से रिलेटेड जो भी काम है, फिशिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम है वो फिशरीज में आता है। देन उसके बाद उनके चैलेंजेस पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो आगे बढ़े। अब अगला देखो क्या हो सकता है, चौथा, दैट इज हॉर्टिकल्चर। ठीक सर, ये समझिएगा, देखो बेटा मैं थोड़ा सा ना स्पीडी पढ़ा रहा, रीज़न ये है कि आपको वन शॉट में जो है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करके देना है। मैं ये चाहता हूँ कि क्लास की लेंथ बहुत लंबी ना हो। रीज़न ये है कि लेंथ लंबी हो जाती है तो आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये होने लगता है, जो लोग लाइव देख रहे हैं चलो उनकी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग जो है कि रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं उनको वो पहले लेंथ देखते हैं, अरे ले इतना बड़ा, बात समझे, कहेंगे 2 घंटा,
तो अब पहले तो उनका आधा हालत तो इसी चैप्टर पे खराब हो जाता है, जबकि चैप्टर में कोई दम नहीं होता है, चैप्टर में कुछ नहीं होता। बट ये है कि उनको लगेगा सर 2 घंटा क्यों चले जाता है, क्योंकि हम आप उस टॉपिक में इतने इन्वॉल्व से हो जाते हैं, टाइम का पता नहीं लगता। बात समझ में आया? तो सर ये लेंथ देख के पढ़ाई नहीं होती है सर, कॉन्सेप्ट देख के पढ़ाई होती है। इसीलिए बात याद रखिएगा, थोड़ी सी स्पीडी क्लास चलेगी और थोड़ी सी इन्वॉल्व्ड क्लास चलेगी आपकी। ये वन शॉट वीडियोस है, ये जो है कि आपको इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा हम टॉपिक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते, चीज़ों की जो चीज़ें आनी है ये आपको समझ लीजिए कि एकदम जो आना है हम वही दे रहे हैं। क्लियर है? ये चीज़ समझिएगा। क्लियर है? हॉर्टिकल्चर एक्चुअल में देखो, ये हॉर्टिकल्चर किन चीज़ों से रिलेटेड है समझना बच्चा जरा। हॉर्टिकल्चर एक्चुअल में रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ क्या? फ्रूट्स। अब समझ में आया? वेजिटेबल्स, ठीक है, फिर ट्यूबर क्रॉप्स और भी वेरियस तरीके के हर्ब्स और स्पाइसेस, ठीक है, बहुत सारी चीजें ये इसमें इन्वॉल्व हो जाए। दैट मीन्स सर मोटे अनाज को छोड़ के, गेहूं चावल गन्ना वन्ना छोड़ के, आलू छोड़ के, ये जो फ्रूट्स, आलू चलो मान लो वेजिटेबल्स में आ गया, गेहूं चावल गन्ना, ये जो मोटे अनाज माने जाते हैं, जो सबसे उनको छोड़ के हम जो है किस पे चले आए। हाँ सर एक और हो सकता है सर, फ्लावर्स। देखिए फ्लावर्स की भी खेती होती है अब, ये भी बहुत बड़ा नाम है, इसको भूलना नहीं है आपको। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप, फ्लावर्स, इन सब चीज़ों की जो प्रोडक्शन से रिलेटेड बात होती है वो आती है किसमें? हॉर्टिकल्चर में आती है। किस में आती है बेटा? हॉर्टिकल्चर में। अब देखो हॉर्टिकल्चर में एक रिवॉल्यूशन आया था, ये रिवॉल्यूशन का नाम था सर गोल्डन रिवॉल्यूशन। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक। गोल्डन रिवॉल्यूशन वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? तो क्या लिखोगे भैया मेरे, जल्दी बोलो, ये लिखोगे क्या ऑन? जल्दी बोलो भैया, ये आया हॉर्टिकल्चर में। क्लियर है? ये जो है लगभग जो है कि कौन लाया था, नाम इनका याद रखिएगा, निरपक टुटेज। क्या नाम था इनका सर? निरपक टुटेज। ये जो है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन ले आने के पीछे जो है बहुत बड़े फादर माने जाते हैं, मतलब ये माना जाता है कि फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कौन? यही जो है ये। क्लियर है? आई बात समझ में? तो अब वही बोला मैंने ना कि आपको समझाना है, आपको इन्वॉल्व कराना है किसमें? लोगों को अलग एक्टिविटीज में। अब देखो ये जितनी भी एक्टिविटीज अभी तक मैंने बात किया, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, जो है हॉर्टिकल्चर, ये जितनी भी एक्टिविटीज है इसमें अगर हम इनको इन्वॉल्व करा लेते हैं तो समझ लो बेटा कि एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम करा दिए, दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा दिए, तीसरी चीज आउटपुट जनरेट करा लिए। आउटपुट जनरेट होगी तो सर जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा। सर देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है एकदम से। समझ में आया क्या? बोलो कोई दिक्कत? एक और अगला क्या जो है कि एक्टिविटी क्या हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन में, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर, ये नाम सर, ये सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो हुआ आफ्टर एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा इंडिया में डेवलप हुआ तो दैट वाज आईटी। आईटी सेक्टर ने इतना तेजी से जॉब डेवलप किया, इतना तेजी से एम्प्लॉयमेंट डेवलप किया, यहाँ पे जो है कि कितना बहुत ज़्यादा जो है कि डेवलपमेंट हो गई, इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से आया, इतनी तेज़ी से हर एक चीज़ों की ऐप बनी, सारी चीज़ों पे इस पे इतना काम हुआ कि ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, साथ साथ हर सेक्टर की मदद कर रहा है। हम किस सेक्टर में लेके चले इसको, जरा एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके चले। इसने क्या किया, पहला तो जितने भी गांवों के पढ़े लिखे बच्चे थे अगर वो आईटी सेक्टर में चले गए फॉर एग्जांपल, वहां पे पहले तो चलो शिफ्ट हो गए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम करके गए, टेक्निकली एडवांस्ड हो गए,
तीसरी चीज ये है कि सर समझिएगा जरा, अगर ये आईटी सेक्टर क्या करता है, ये बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको बताएगा। आज देखिए आप 4 दिन बाद बारिश होने वाली है, आईटी सेक्टर आपको इन्फॉर्म कर दे रहा है हाँ आपके साथ क्षेत्र में ऐसी बारिश होने वाली है, ये है वो है, तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट इंसान कर लेता है। बात समझ में आया कि नहीं। देन उसके बाद जो है कि आईटी सेक्टर बता रहे हैं, आज के डेट में देखिए ऐप्स आ गए, आप जो है क्या करिए, ऐप ओपन करके आपके प्लांट खराब हो रहा है उसको स्कैन करिए, वो तुरंत निकाल के दे देगा, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये दवा जो है वो यूज करिए आपको सही हो। दैट मीन्स इससे फार्मर्स को क्या हो रहा है, मदद ही तो मिल रही है। आईटी सेक्टर भी डेवलप कर रहा है, फार्मर्स को हम मदद भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का वेरियस ऑप्शंस हमें मिल रहा है, हमें जो है ट्रेड का वेरियस ऑप्शंस मिल रहा है। नहीं पहले कहाँ, अपने अगल बगल की एक मार्केट को हम पकड़ लेते थे, ले जाकर वहां बेचते थे, लेकिन अब क्या है, अब जो है हम कहीं भी एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, जो है कहीं भी भेज सकते हैं, पैकेजिंग कर, मतलब वेरियस चैनल्स डेवलप हो गए आईटी के आने की वजह से, क्योंकि आईटी ने ही क्या किया, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना शुरू किया। सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमें अलग अलग तरीके की सीड्स प्रोवाइड करना शुरू किया। ऑनलाइन जो देखिए आज की डेट में ऑनलाइन सीड्स हमें मिल रहे हैं दुनिया भर के। तो इन चीज़ों पे आईटी ने कितना काम किया, ये समझ में आया आपको, ये आईटी पे आपको इतना चीज़ें लिखना है, समझ में आया, बात समझ में आया। तो आईटी के आने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ा, और जो है एडवांसमेंट भी बढ़ी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, वेरियस डाइवर्सिफिकेशंस भी आए। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब सर जो एक सबसे बड़ा नाम है जो आपको दिमाग में रखना है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, आज के डेट में बहुत तेजी से इसका नाम निकल के आया, किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब सिंपल समझिए, इको फ्रेंडली फार्मिंग, इको फ्रेंडली फार्मिंग मतलब हम एक ऐसी इस तरीके की फार्मिंग कर रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जहां पे ना के बराबर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ना के बराबर इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ना के बराबर पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। मतलब एक तरह से अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए जो खेती हम करते हैं, जो प्रोडक्ट फार्मिंग करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। एकदम से ऑर्गेनिक तरीका अपना रहे हैं, समझ में आया। जहां पे जो है कि एकदम से किसको यूज कर रहे हैं सर, कंपोस्ट को यूज कर रहे हैं। किसको, कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब ये जो गोबर ओबर से खाद फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनको यूज कर रहे हैं। ग्रीन मैन्योर्स यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं सर, ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योर्स का मतलब होता है जो हरे हरे पत्तियां उत्तियां होती हैं, इन सब चीजों से जो खाद बनती है उनको ग्रीन मैन्योर्स बोला जाता है। बायोपेस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। बायोपेस्ट मतलब हम दवा ना फेंक के हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, नीम की पत्ती होती से जो है कि छिड़काव कर रहे हैं, जो है कि इनसे भी बहुत फायदा मिलता है। देखा होगा गाँव में ना राख यूज करते हैं, जो आग उग जलाई जाती है तो जो राख बचती है उसको फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, ठंडक में जो है कि ओले से बचती है चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं हम किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लेस यूज ऑफ केमिकल्स कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये जो है कि पहला तो हेल्दी फूड हमें प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, हेल्दी फूड, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब है कम पैसे में खेती हो जाएगी आराम से, हाँ या ना। और जो है सर ये तो सबसे बड़ा नाम हमें मिल गया ना कि इकोनॉमिकल है, हेल्दी फूड है, और कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी तो फ्रेंडली है, हाँ या ना। बात समझ में आया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। फिर सॉइल कंजर्वेटिव है। सॉइल कंजर्वेटिव का मतलब सॉइल्स की भी क्वालिटी को बनाए रख रहा है। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो सर ऑल एंड ऑल देखिए तो ये बहुत अच्छी चीज है क्या हमारे लिए, बिल्कुल। बट सर एक चीज जानिए, किसी चीज की अच्छाई ना तो उसकी बुराई भी होती है। अब ये क्या है जरा देखना, चैलेंजेस क्या है। समझना, लेस पॉपुलर। सर आज भी इतना पॉपुलर नहीं है ये, क्यों,
क्योंकि सर इसकी ना लो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, समझ में आया। और सर जो फार्मर जो पैसे के लिए इन चीजों को कर रहे हैं उनको सर क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। वो उसको इस बात से मतलब नहीं है हेल्दी है कि नहीं, उसको चाहिए आउटपुट से मतलब है। तो आउटपुट अगर ज़्यादा, इसमें जो है क्या होता है, प्रोडक्शन कम होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स में जो है प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिसके वजह से ये कम पॉपुलर है। और अभी भी आप काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग इसके बारे में जान नहीं पाए। हालांकि अब धीरे धीरे लोग देखोगे अपने छतों पे जो है गमले उमलों में सब्जियां उगा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉपुलर तो हो रहा है, बट इसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही है, ठीक है, कि फार्मर्स अवेयर नहीं है। देन उसके बाद इसकी शॉर्टर फूड लाइफ का मतलब एज कंपेयर टू HYV, किसके, ये जो नॉर्मल है ये HYV सीड्स प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में इनकी जो फूड लाइफ होती है ये कम होती है, ये जल्दी खराब होते हैं। HYV प्रोडक्ट्स जल्दी खराब नहीं होते। आप पहले देखिए खीरे उरे थे, क्या करते थे पहले जो है कि लाल हो जाते थे, आप बचपन में देखे होंगे। अब क्या है, एकदम जस का तस हरा पड़ा रहेगा। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें जो है उसकी फूड लाइफ शॉर्टर होती है ऑर्गेनिक की। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत। अब सर एक चीज़ समझिएगा कि एक और सबसे बड़ा ये है कि लो यील्ड प्रोडक्शन इसका बहुत कम होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम है। देन उसके बाद इसमें लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स होता है। क्या होता है, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। समझ में आया, ये तो इसके चैलेंजेस थे। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते थे, समझना। सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएगा, बिल्कुल। सर हेल्दियर फूड देगा, बिल्कुल। वो दे सकता है कि नहीं दे सकता, बिल्कुल बताओ। हेल्दियर फूड देगा कि नहीं देगा, बोलो हाँ या ना। इकोनॉमिकल इन नेचर है, कम पैसा लगेगा सर, बहुत कम पैसा लगता है इसमें एज कंपेयर टू जो है उसमें। फिर इन्वायरमेंट बचा रहा है, सेफ से इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें हैं इसमें आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने पढ़ा, उसके चैलेंजेस को पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ा। तो ऑल एंड ऑल सर रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में बस इतना ही। क्लियर है, आपको कुछ नहीं। देखिए क्या क्या पढ़ना था, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, सोर्सेज ऑफ रूरल जो है कि डेवलपमेंट क्या था। देन उसके बाद रूरल क्रेडिट पढ़ा आपने, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट पढ़ा, चैलेंजेस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पढ़ा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पढ़ने के बाद आपने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा। डाइवर्सिफिकेशन में क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना और ना एक्टिविटीज़ चेंज करना। एक्टिविटीज़ चेंज करने में आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, फिशरीज पढ़ा, डेयरिंग पढ़ा, ठीक है। IT सेक्टर को पढ़ा। देन उसके बाद आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा, उसके चैलेंजेस पढ़ा, दैट्स इट। देखो कुछ नहीं पढ़ना था सर, ये सब माइंड सेट का खेल था। आप सेट करें, चुटकियों में आपका काम हो जाए। तो सर उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अपना सपोर्ट कॉमेट हब परिवार को बनाए रखें क्लास। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ अपने जरूर दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अपना सपोर्ट कॉमेट परिवार को बनाए रखें, क्योंकि कॉमेट परिवार आपको इतनी ठंड में भी, आपको मैं बता दूं, इतने ठंड में भी ये ऐसे ही वीडियोस आपको क्लासेस दे प्रोवाइड कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि टी शर्ट्स पहन के ये क्लासेस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर ठीक है जैकेट पहन के भी हम ले सकते हैं, बट थोड़ा अनकंफर्ट होता है, थोड़ा पढ़ाने में जो है कि दिक्कतें आती। ये चीज़ सोचिए, आपके लिए ये इतनी एकदम जो है प्रोवाइड कर रहा है, ये लगे हुई है, टीम हमारी लगी हुई है। प्लीज़ इस टीम के जो है मेहनत को जो है एक तरह से आप प्लीज़ अच्छा ग्रीट करें। और यहीं पे सर हम अपने इस क्लास को ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।